जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, क्लास 6 की हिस्ट्री हम लोग दो पार्ट में कवर कर चुके हैं सीटेट के लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये क्लास 7 की हिस्ट्री रहेगी। क्लास 7 की हिस्ट्री को भी हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद क्लास 8 की हिस्ट्री को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पॉलिटी क्लास 6, 7, 8 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देन हम लोग सीटेट की जो एसएसटी 60 मार्क्स की पूछी जाती है, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। यानी कि अभी चल रहा है हमारा मार्च। मार्च में हम लोग कोर्स खत्म करेंगे। अप्रैल, मई, जून 3 महीने हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे। 7 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। तो जब हम 3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो 60 में से 55 प्लस नंबर हमारे आराम से आने चाहिए। हम लोग इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करके चलेंगे। सीटेट की विद पेडागोजी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें 60 मार्क्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ के साथ मैं आपको हिंदी की पेडागोजी की तैयारी भी करा दूंगा। हिंदी ग्रामर की पीडीएफ भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। लेकिन सीटेट में ग्रामर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं कि एसएसटी की आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की पीडीएफ दे दी जाए, साथ के साथ इसकी पेडागोजी भी आपको दे दी जाएगी। और प्रैक्टिस सेट इसके 150 मार्क्स के आपके 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। और 60 नंबर की एसएसटी के भी 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में दिए जाएंगे। ग्रुप में ऐड होने के लिए यहाँ थंबनेल पर नंबर है, उसमें शामिल हो सकते हैं, या मैं नंबर यहाँ बता देता हूँ आपको। 9808347403, यहाँ नंबर लिखा हुआ है। 9808347403 यहाँ नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की सभी एनसीईआरटी की पीडीएफ प्लस आपको पेडागोजी प्लस 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट 20 प्लस 60 नंबर के प्रैक्टिस सेट 20 आपको इस ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएंगे। लगातार जो आते रहेंगे आपके पास आप लोग प्रैक्टिस करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम एनसीईआरटी का वीडियो पार्ट 1 7th क्लास का, जिसमें 4 चैप्टर रहने वाले हैं। और इस वीडियो में इन चारों चैप्टर्स का संपूर्ण निचोड़ रहने वाला है। एक भी चीज यहां पर आपके लिए छोड़ी नहीं गई है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी पॉइंट्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है, जिससे पीछे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। हर पॉइंट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिन 4 चैप्टर्स को आप लोग 10 से 12 घंटे में पढ़ोगे, इन 4 चैप्टर्स को हम ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 मिनट के अंदर यहां पर कवर कर लेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। क्लास 7 की हमारी हिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा क्लास 7 का, इसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ये हमारे चैप्टर 1 का नाम है। इसमें शुरू कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन से। 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार, 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार कौन? मिनहाज ए सिराज। कौन? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार कौन थे? मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। क्या? अभिलेखागार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये कैसा स्थान है जहां पर हम लोग क्या करते हैं? दस्तावेज जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट और पांडुलिपियों को क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। कौन? जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत कब लिखा? 1356 में लिखा। आप लोग जानते हो सीटेट का जो पेपर होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में, मैचिंग की फॉर्म में। उस क्वेश्चन में 2-4 पॉइंट देकर इस तरीके से सीटेट में अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो आपको सभी पॉइंट्स को बारीकी से, ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे आप लोग कोई मिस्टेक न कर पाओ। उसके बाद दूसरा वृत्तांत उसने उसके 2 साल बाद लिखा। यानी कि दूसरा कब लिखा? 1358 में। पहला वृत्तांत उन्होंने लिखा 1356 में, दूसरा लिखा उन्होंने 1358 में।
पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। किससे है? वहां रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। दिल्ली के सुल्तान कौन? गयासुद्दीन बलबन। कौन? गयासुद्दीन बलबन। और इनका मैंने लिख दिया है 66 से 87, 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। क्या बताया गया है? विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। बंगाल से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। अमीर खुसरो ने बताया कि एक प्राचीन भाषा संस्कृत भी है जिसे केवल ब्राह्मण भी जानते हैं, आम जनता नहीं। ये किसने बताया था कि एक प्राचीन भाषा संस्कृत भी है? ये बताया था अमीर खुसरो ने। 18वीं शताब्दी तक मुगल वंश के पतन के ढलान पर था। मुगल वंश क्या था? पतन के ढलान पर था। और ये पूछ लिया जाता है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति में इसने नेतृत्व किया था, सभी ने इसको अपना नेता चुन लिया था। इसके बाद इसको अंग्रेजों ने इसके बेटों को मार दिया था और इसको रंगून की जेल भेज दिया गया था, वहीं इसकी डेथ हो गई थी 1861 में। अच्छा, और ये पूछ लिया है सबसे ताकतवर अंतिम बादशाह कौन था? तो औरंगजेब। याद रखिएगा, औरंगजेब। कब? औरंगजेब। और औरंगजेब के बारे में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो कई बार पूछा गया है, कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707। याद रखिएगा, 1707। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, इसके बारे में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो 1707 आप लोग औरंगजेब के बारे में याद रखेंगे। तो देखिए, कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। किसके जरिए पहुंचा? व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। अगला है, मुसलमान कुरान शरीफ का अपना ग्रंथ मानते हैं। कुरान शरीफ को क्या मानते हैं? अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। कौन? मुसलमान। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद, कौन? आली। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। कौन थे? सिया थे। सिया क्या करते थे? आली को फॉलो करते थे। सुन्नी थे, ये क्या करते थे? खलीफाओं के प्रभुत्व को मानते थे। दोनों को याद रखिएगा। और आली जो थे, ये आपके पैगंबर साहब के दामाद थे। कौन थे ये? पैगंबर साहब के दामाद थे आली। इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इस्लाम धर्म का नेतृत्व करते थे वो क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। 9वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। इसने 19वीं सदी के जो मध्य में अंग्रेज इतिहासकार जो हुए, उन्होंने क्या किया था? भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांट दिया था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। किस किस में? हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में बांट दिया था। अगर साथियों आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए और बाकी की सभी एसएसटी की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए, 150 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट 20 प्रोवाइड करा दिए जाए, 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस, सॉरी 60 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाए, तो आपको क्या करना है? इस नंबर पर मैसेज करना है। सभी पीडीएफ यहाँ मिलती रहेंगी। करंट अफेयर लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और हिंदी ग्रामर की जो संपूर्ण वीडियो है, संपूर्ण हिंदी ग्रामर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस नंबर पर मैसेज करना है। ये सब कुछ जो प्रोवाइड कराया जाएगा, ये आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। करंट अफेयर इस ग्रुप में आपको हमेशा के लिए मिलेगा।
एंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया हो, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरा एक एक साथी, एक एक भाई, एक एक बहन को हर ग्रुप में, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, जितने भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको ये वीडियो प्लीज उन सभी को शेयर जरूर करनी है और उनसे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना है। यहाँ आपको बेस्ट मैटर मैं कह रहा हूं, फालतू का कुछ भी यहां पर ऐड नहीं किया गया है वीडियो को लंबा करने के लिए या आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता है सिर्फ वही इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी एक्सरसाइज जो है वो हम लोग एक ही पार्ट में कवर करेंगे, सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज को। तो नया जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है, ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा। इसका नाम है नए राज्य और उनके राज्य। तो देखिए, एलोरा की गुफा, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। किस में दिखाया गया है? एलोरा की गुफा में विष्णु को किस में दिखाया गया है? नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, अर्थात सिंह। नरसिंह मतलब अर्थात सिंह के रूप में दिखलाया गया है। किसको दिखाया गया है? विष्णु को। किसको? विष्णु को। कदम्ब, मयूशर्मण और गुर्जर, ये प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ये सभी क्या थे? ब्राह्मण थे। ये तो यहां तक हो गया। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश थे, उनके अभिलेखों में क्या है? विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। देखिए, याद करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप याद रखिएगा कितने? 400 से ज्यादा ज्यादा क्या मिलते हैं? सूचक शब्द मिलते हैं। किससे ज्यादा? 400 से ज्यादा। किसमें? तमिलनाडु में, जो चोल वंश के अभिलेखों में, याद रखिएगा। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अब क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि जो वैटी कर है ये कैसे लिया जाता था? तो याद रखिएगा, ये नगद नहीं लिया जाता था, इसमें जबरन काम कार्य कराया जाता था, उसके रूप में इसको वसूला जाता था। क्या था? श्रम के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट आपका, संस्कृत में लिखी गई और कहां मिली? ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन कहाँ किया गया है? किस में किया गया है? किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रशस्ति जो लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये कहाँ पाई गई, कहाँ मिली? ये ग्वालियर, ग्वालियर है आपका मध्य प्रदेश में। आंध्र, सैंधव यानी कि सिंध, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का हिस्सा है, और कलिंग यानी कि उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने वंग, बंगाल का हिस्सा, अनर्थ, गुजरात का हिस्सा, मालवा, एमपी का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुरुस्क, तुर्क, वत्स और मस, दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया था। कहां कहां के राजाओं को? बंगाल, ये उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी कि गुजरात के हिस्सा, मालवा, किरात, तुरुस्क और वत्स और मस, इन सब के राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो राजा जो थे वो ब्राह्मणों को कैसे पुरस्कृत करते थे? भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। और 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ये किस में रचा गया? 12वीं शताब्दी में रचा गया। और किसमें? संस्कृत काव्य था। ये कौन था? संस्कृत काव्य था। इसमें कलहड़ नामक रचनाकार द्वारा रचा गया। किसे? इस जो रचा गया था संस्कृत में, जो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है, ये किसके द्वारा रचा गया? तो कलहड़ नामक किसके द्वारा? कलहड़ के द्वारा, रचनाकार के द्वारा इसको रचा गया। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक। सुल्तान, दो क्वेश्चन यहां से, सुल्तान का अर्थ क्या है? शासक है सुल्तान का अर्थ। और किस भाषा का शब्द है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का ये शब्द है। गुर्जर प्रतिहार
राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर शासन को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक किसे लेकर? कन्नौज के शासन को लेकर आपस में कई वर्षों तक लड़ते रहे। इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। किसके रूप में? त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन कौन था उसमें? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के राजा। त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। महमूद अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान था। उसने 1997 से लेकर 1030 तक शासन किया। महमूद जो था ये कहाँ का सुल्तान था? याद रखिएगा, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान था। इसने 1997 से लेकर 1030 तक शासन किया था। 1997 से लेकर 1030 तक इसने क्या किया था? शासन किया था। 1997 से लेकर 1030 तक इसने शासन किया था। किसने? महमूद ने। और कहाँ का शासक था ये? अफगानिस्तान के गजनी का ये शासक था। नेक्स्ट है आपका, उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। ये कई बार पूछ लिया गया है कि किसने लूटा, तो महमूद गजनी बोला जाता है, इसने इसको लूटा था। इसने क्या किया था? इसको लूटा था। एक नेक्स्ट है आपका, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी, किसको? अल बरूनी नामक एक विद्वान को इसका लेखा जोखा रखने का काम सौंपा। अल बरूनी अपने युद्धों का लेखा जोखा या अपनी विजयों का लेखा जोखा रखने का काम किसने सौंपा था? तो महमूद गजनी ने सौंपा था। याद रखिए, किसे सौंपा था? अल बरूनी को सौंपा था। किसको? अल बरूनी को सौंपा था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद किसमें लिखी गई? किताब अल हिंद किस भाषा में लिखी गई? उसकी जो कृति थी, याद रखिएगा, अरबी में। किसमें? अरबी में। भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। किस भाषा में? अरबी में। कौन सी कृति जो थी? उसकी कृति थी, क्या नाम था? किताब अल हिंद। किताब अल हिंद। अल बरून ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। क्या किया? संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। और युद्ध करने वाले राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। इसे याद रखिएगा, चौहान के रूप में कौन जाने गए? चौहान जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। कौन? चौहान। कौन करते थे? चौहान। कहाँ शासन करते थे? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर चौहान यानी कि चौहान शासन करते थे। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। और पृथ्वीराज तृतीय का याद रखिएगा, 1168 से 1292, 1168 से 1292। इसने क्या किया था? मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासन को 1191 में हराया था। लेकिन क्या हुआ था? दूसरे साल फिर युद्ध हुआ तो ये हार गया इससे 1192 में। 1191 में क्या किया इसने? मोहम्मद गौरी को हराया पृथ्वीराज तृतीय ने। और 1192 में मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया था। तो दोनों युद्ध ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक राजराज प्रथम था। सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक था ये कौन था? राजराज प्रथम था। इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था, जिसने जल सेना बनाई थी। जल सेना बनाने का श्रेय किसे जाता है? राजेंद्र प्रथम को जाता है। किसे? राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? जल सेना बनाई थी। किसने बनाई थी जल सेना? राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। वेल्लनवगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता है। ब्रह्मदेव किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेह कहा जाता है। और वेल्लनवगाई किसे कहा जाता है? गैर ब्राह्मण किसानों के स्वामी की जो भूमि होती है इसे कहा जाता है। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थीं। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थीं? उर कहलाती थीं। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। और ये क्या हो गया था? सिंचित खेती के साथ ये क्या हो गई थी? बहुत समृद्ध हो गई थी।
इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। इस तरह के जो गांव के समूह थे, इसे क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडु क्या करते थे? न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। साला भोग किसे कहा जाता था? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, इसे क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। देवदान तिरुनमट्टिकम, इसे किसे कहा जाता था? ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? देवदान तिरुनमट्टुकन्नी क्या कहा जाता था? मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। और पल्लिल चंदनम ये किसे कहा था? जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तीनों याद रखिएगा, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि साला भोग, देवदान तिरुनमट्टुकन्नी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, जैन संस्थान को उपहार में दी गई भूमि पल्लिल चंदनम ये कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष, जो लगभग कितने? 300 वर्ष 7वीं सदी से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। कितने? 7वीं सदी से 10वीं सदी तक लगभग 300 वर्ष सत्ता में रहा। कौन सा? तांग राजवंश। कौन सा राजवंश? तांग, याद रखिएगा, तांग राजवंश 300 वर्ष के लगभग सत्ता में रहा था। इसकी राजधानी शियान, इसकी राजधानी कहाँ थी? तांग राजवंश की राजधानी जो थी शियांग थी। दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। कौन कौन थे जाते थे वहां, आया जाया करते थे? तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। नेक्स्ट है आपका तांग साम्राज्य। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। तांग साम्राज्य को का जो प्रशासन चलता था, प्रशासित होता था, उसकी जो परीक्षा के माध्यम से उनको अपॉइंट किया जाता था। नियुक्ति कैसे होती थी? परीक्षा के माध्यम से होती थी। इन परीक्षा में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। इन परीक्षा में क्या होता था? जो भी इच्छुक होता था वह परीक्षा दे सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। कब तक? 1911 तक परीक्षा के माध्यम से ही अधिकारी यहाँ पर चुने जाते रहे। कुछ बदलाव इसमें हालांकि हो गए थे। तो साथियों, अगर आप ये पीडीएफ एसएसटी की जितनी भी एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ है, पीडीएफ एनसीईआरटी 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट, 60 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट, इतना सब कुछ चाहते हो तो आपको क्या करना है? इस नंबर पर मैसेज करना है और तब आप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में आपको ये सब कुछ धीरे धीरे मिल जाएगा। और वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कराइएगा। यहाँ आपको एनसीईआरटी का बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारा 3 रहने वाला है, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो देखिए, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी के आरंभ में इसकी स्थापना हुई। पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण हैं। पांडुलिपि के बारे में हम अच्छे से क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। पांडुलिपि तैयार करने के कितने चरण है? 4 चरण है। चारों को स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। हो सकता है सीटेट में इसके चारों चरण सीरियल से आपसे पूछ ली जाए। तो पहला है कागजात तैयार करना, लेखन कार्य करना, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करना के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने की पिघलाकर उसका प्रयोग करना। और चौथा है इसका जिल्द तैयार करना। क्या है चौथा? इसका जिल्द तैयार करना। अगला फक्र ए मुद्दिबर। फक्र ए मुद्दिबर ये क्या था? 13वीं सदी का इतिहासकार था। फक्र ए मुद्दिबर क्या था? ये 13वीं सदी का इतिहासकार था। कौन सी सदी का?
13वीं सदी का इतिहासकार था। 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। याद रखिएगा, कब बैठी रजिया सुल्तान, ये पूछ लिया जाता है। पहली महिला शासिका 1236 में बैठी और इसका विरोध हद से ज्यादा हुआ और ये 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। रजिया सुल्तान ने 4 साल कह सकते हैं, 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था और 1240 में इसको क्या किया गया, हटा दिया गया था। रजिया सुल्तान ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है। और आप जानते हो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र के काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी, फिर सुनिए, जो आज के समय में आंध्र प्रदेश है, इसके वारंगल क्षेत्र में, इसके वारंगल जो क्षेत्र था उसमें काकतीय वंश की जो रानी थी, रानी का नाम क्या था, काकतीय वंश की रानी का नाम रुद्रमा देवी, और 62 से 89 तक इसका याद रखिएगा, ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। अपने पुरुष होने का भ्रम किसने पैदा किया था, रानी रुद्रमा देवी ने। और यह काकतीय वंश की रानी थी जो वारंगल क्षेत्र की थी। कहाँ की, वारंगल क्षेत्र की थी। और कश्मीर की जो रानी थी, रानी दिद्दा, कश्मीर की जो रानी थी रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। उनका नाम कहाँ से निकला है, दीदी, जिसका अर्थ क्या होता है, बड़ी बहन से। और इनका शासन का याद रखिएगा 1980 से 1003, 1980 से 1003 तक इन्होंने शासन किया था। अगला है आपका मौट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। इतना याद रखिएगा कि जो मौट की मस्जिद है वो किसके शासनकाल में बनवाई गई थी, तो आपको याद रखना है मौट की जो मस्जिद है ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। जो गुलाम होते हैं, गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, बंदगा कहा जाता है। और इनको किस लिए खरीदा जाता था, इनको सैनिकों की सेवा के लिए इनको बंदगाहों को खरीदा जाता था। अगला है आपका सुल्तान मोहम्मद तुगलक। कौन, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, अजीज कुमार नामक कलाल, कलाल किसको कहे जाते हैं, शराब बनाने और बेचने वाले। कौन था ये, शराब बनाने और बेचने वाले। फिरोजी हज्जाम नामक नाई, ये क्या था, फिरोजी हज्जाम क्या था, ये आप याद रखिएगा, हज्जाम से याद रखिएगा, हज्जाम से याद रखिएगा, ये क्या था, नाई था। मनकाल तब्बक नामक बावर्ची, ये मनका तब्बक जो है ये कौन था, बावर्ची था। फिरोज हज्जम कौन था, नाई था। और अजीज खुम्माम ये कौन था, कलाल था। कलाल किसको कहा जाता है, शराब बनाने और बेचने वाले को कहा जाता। और लद्दा तथा पीरा नामक मालियों को प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। किसने बिठाया था, याद सुनिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। क्या किया था, एक अजीज खुमार नामक इसका क्या था, ये कलाल था। कलाल कौन होते हैं, जो शराब को बनाते हैं और बेचते हैं। इसके अलावा था फिरोज एक हज्जाम यानी कि नाई था। और मनका तब्बक क्या था, एक बावर्ची था। इसके अलावा लद्दा और पीरी ये दो माली थे। इन सभी को इसने क्या किया था, प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। किसने, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार कौन, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी कौन सी सदी के इतिहासकार, 14वीं सदी के इतिहासकार ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों से किया है। किसने किया है, ये जो अपॉइंटमेंट की गई थी, कलाल की, फारूकी की, इन सभी की जो अपॉइंटमेंट की गई थी, इन सभी को इसने क्या किया है, जियाउद्दीन बर्नी ने। और ये 14वीं सदी का इतिहासकार था। इसने इन सभी को क्या, जो नियुक्तियां हुई थी, इन सभी नियुक्तियों क्या बताया है कि सुल्तान के राजनीतिक विवेक और
नाश और शासन करने की अक्षमता के बारे में इसको बताया है। इलाके को पहले इक्ता कहते थे, इलाके को क्या कहते थे, इक्ता कहते थे, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। इलाके जो होते थे इनको इक्ता कहा जाता था, और इन्हें जो संभालने वाले इक्तादार होते थे या मुक्ति होते थे, ये सॉरी, इन्हें संभालने वाले क्या कहलाते थे, इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। मुक्ति का फर्ज क्या था कि वो अपने अभियानों का नेतृत्व करे और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था को बनाए रखे। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है, क्या है, ट्रांसआक्सियान, ये क्या है, आज के समय का उज्बेकिस्तान पर हमला किया। क्या किया, उज्बेकिस्तान पर हमला किया, और इसके बाद शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को उनका ढाबा झेलना पड़ा। पहले कहाँ किया, उज्बेकिस्तान पर, इसके बाद इन्होंने क्या किया, आप याद रखिएगा, इन्होंने इसके बाद दिल्ली पे किया। किसने, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में कहा किया था, उत्तर पूर्वी ईरान, जो क्या है आज के समय में उज्बेकिस्तान। कृषि पर लगने वाले जो कर था उसको खराज कहा जाता था। ये क्वेश्चन बन जाएगा, खराज कैसा कर था, किस पर लगाया जाता था, तो खराज जो कर था आपका, ये कृषि पर लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था, कृषि पर ये लगाया जाता था। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता भारत आए। क्या हुआ, अफ्रीकी देश जो मोरक्को था से 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता क्या हुआ था, भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धाबे बढ़ गए। क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों में आरंभ में क्या हुआ था, दिल्ली पर मंगोलों के धाबे बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। किसकी शासनकाल में, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर पहुंचे थे। मस्जिद, मस्जिद क्या है, यह अरबी का शब्द है। मस्जिद क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा, किस भाषा का शब्द है, ये अरबी का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। किसकी, अल्लाह की आराधना में क्या करते हैं, सजदा करते हैं। और सजदा कैसे किया जाता है, घुटना और माथा टेक कर करते। आप समझ गए होंगे कि मस्जिद क्या है। नंबर 1, मस्जिद एक ऐसा शब्द है, ये पहले तो अरबी भाषा का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वो इस स्थान से होता है कि यहाँ क्या किया जाता है, अल्लाह की आराधना में सजदा किया जाता है। और सजदा कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन बन जाए तो माथा और घुटना टेक कर किया जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी कि खुतबा, खुतबा पूछ लिया, खुतबा किसे कहा जाता था, तो धर्मोपदेश जो होते थे उन्हें खुतबा कहा जाता था। धर्मोपदेश जो थे उन्हें खुतबा कहा जाता था। और ये किसके द्वारा दिया जाता था, ये इमाम के द्वारा दिया जाता था। किस दिन दिया जाता था, शुक्रवार के दिन दिया जाता था। नमाज के दौरान मुसलमान जो थे ये मक्का की तरफ मुंह करके नमाज खड़े होते थे। ये नमाज जब पढ़ते कैसे खड़े होते थे, मक्का की तरफ मुंह करके। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर इनसे देगा स्टेटमेंट बनाएगा तो याद रखिएगा, भारत में जो मक्का पड़ता है वो किस साइड पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट आपके यहां से तैयार हो रहे हैं। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का शासन रहा। किसके बाद, 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का शासन रहा।
शेरशाह ने मुगल सम्राट हुमायूं, हुमायूं का याद रखिएगा 30 से 40 तक और 55 से 56 तक, ठीक है, को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। किसने? शेरशाह ने। किसको? मुगल सम्राट हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल याद रखिएगा 30 से 40 और 55 से 56। सूर्यवंश ने 15 वर्ष, सूर्यवंश ने 15 वर्ष, 15 वर्ष कौन कौन से? 1540 से 1555। फिर इसके बाद कौन आ गया था? हुमायूं वापस आ गया था, शासन किया। सूर्यवंश ने कब किया? 1540 से 1555 तक, और 30 से 40 तक हुमायूं ने। इसके बाद 40 से 55 तक सूर्यवंश ने, फिर 55 से 56 फिर हुमायूं ने वापस युद्ध में ये जीत लिया था इससे। अकबर ने क्या किया था? 1556 से 1605 तक। याद रखिए, पहले सूर्यवंश, पहले हुमायूं ने 10 साल कर लिया, फिर 15 साल इसने कर लिया सूर्यवंश ने, फिर 1 साल के लिए हुमायूं किया। हुमायूं की फिर मृत्यु हो गई। इसके बाद किसने किया? अकबर ने किया। ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो इसने क्या किया था? जो शासन चलाया था उस व्यवस्था में इसने क्या किया? उस व्यवस्था चलाने में जो शेरशाह सूरी के टाइम पे चल रही थी उसी व्यवस्था को इसने अपनाया था। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। और कहाँ हुआ था ये? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। पहला, प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा युद्ध करने वाला वर्ग, और तीसरा खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में कहाँ किया था इनको? फ्रांस में। और कौन कौन से हैं? प्रार्थना करने वाले पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग आपका युद्ध करने वाला, तीसरा वर्ग आपका हो गया खेती करने वाला। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सुनिए, योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। योद्धाओं क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। इसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। क्या? सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। इसने एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। इसने क्या नगद वेतन देना तय किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। मोहम्मद तुगलक क्या करता था? अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। राजपूत वंश देखिए, ये आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165, और इसका जो पॉपुलर राजा रहा जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछे वही जाएंगे जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने उठाया है एनसीईआरटी से। तो 1130 से 45 तक कौन? अनंगपाल। चौहान वंश 1165 से 1192 तक रहा। इसमें सबसे पॉपुलर जो रहा ये पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। मोहम्मद गौरी ने इसको 1192 में परास्त किया था, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में परास्त किया था। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। इसमें सबसे जो पॉपुलर रहे ये आप कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, और रजिया सुल्तान 36 से 40। इसके बाद एक रहा इसमें गयासुद्दीन बलबन, ये रहा 1266 से 1287। इसमें 4 नाम है, चारों को आप लोग ईयर याद रखिएगा किसने कब से कब तक शासन किया। ये तुर्की शासक रहा 1206 से 1290 तक। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो किया था ये किया था 1206 से 1210, और 1210 से 1236 तक जो किया था ये किया था इल्तुतमिश ने। फिर इसकी बेटी ने शासन किया था जिसका नाम रजिया सुल्तान था, इसने 1236 से 1240 तक शासन किया। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन हुआ। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 21 साल 1287 तक इसने शासन किया था। तुर्की शासक 1206 से 1290। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग खिलजी वंश। ये रहा 1290 से 1320। इसका जो सबसे पॉपुलर रहा ये जलालुद्दीन खिलजी रहा, जिसने 16 साल शासन किया था 1286 से लेकर 1280 से लेकर 1296, और 1296 से लेकर 1316 तक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश ने क्या किया? 1320 से लेकर 1414 तक किया। इसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। इसके बाद मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, और फिरोज तुगलक 1351 से लेकर 1388। कितने? 1351 से लेकर 1388 तक है ये।
इसके बाद है आपका सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 तक किया। इसमें सबसे पॉपुलर रहा ये था खिजर खां। खिजर खां ने 1441 से। ये आपकी डेट में सही करा दूंगा ना, ये डेट गलत हो रही है आपकी यहाँ। इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526, जिसमें बहलोल लोधी था 1451 से 1489 तक इसने शासन किया था। अब इनका सीरियल जब याद रखोगे ना, तो सीरियल के थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। गो खत शलम, गो ख त च ल, इसके बाद मुगल आ गए थे। मुगल तो देखिए गो था, गो से आपका हो गया गुलाम वंश। सबसे पहले सीरियल अगर आपको याद रखना है तो गुकत सलम एक ट्रिक है। ट्रिक है हमारी गो खत सलम, गो खत सलम। तो याद रखिएगा, पहले गो से गुलाम वंश, फिर खिलजी, खिलजी वंश आ गया। तुगलक, तुगलक, फिर आ गया आपका सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इसके बाद मुगल आ गए थे। इसके बाद कौन आ गए थे? मुगल आ गए थे। याद रखिएगा, ये आपकी ट्रिक है गुकत सलम, आपको सीरियल से याद हो जाएगा। गुखत सलम, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल आ गए थे इसके बाद। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4, मुगल साम्राज्य। मैंने बताया था इसके बाद लोधी वंश के बाद कौन आ गए थे, आप याद रखिएगा। लोधी वंश के बाद आपके क्या आ गए थे? मुगल आ गए थे। तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 4 हमारा रहने वाला है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। मेरा एक एक साथी, एक एक भाई, एक एक बहन, कम से कम 10 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और हर ग्रुप में आपको ये वीडियो शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको सभी से कराना है। देखिए, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से मुगलों ने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार शुरू किया, और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल मुगल जो थे, ये क्या था, माता की तरफ से और पिता की तरफ से, दोनों की साइड से अलग अलग महान शासकों के वंशज थे। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखिए, माता की ओर से क्या थे, जो इनकी माता थी वो मंगोल थी। और मंगोल शासक ये चंगेज खान, जो चीन पर और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से कौन थी? मंगोल शासक। और पिता की ओर से कौन थे? ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने एक बीच में मेंशन कर दिया है कि तैमूर की मृत्यु 1404 में के वंशज थे। पिता की ओर से ये क्या थे? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। और माता की ओर से क्या थे? मंगोल जो थे, चंगेज खां के ये वंशज थे। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगान राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया था। प्रथम मुगल शासक जो भारत में है वो कौन था? बाबर था। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर। उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। उस समय पर उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उजबेंगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्ष तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। किसने? याद रखिएगा, किसने कर लिया था? आपको मैं अभी बता कर आया हूं आपको। जब उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। 1504 में उसने कब्जा कर लिया था। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था। दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर जिसमें जीता था। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया।
1526 में इसने क्या किया, पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। तो देखिए यहां से क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और याद रखिएगा पानीपत के सभी युद्ध मुगल शासकों ने जीते थे। 1507 में खनवाग में राणा संगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। किसने? बाबर ने। कब हराया? और ये हुआ था 1527 में। 1527 में। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 में इसने किसने हराया? चंदेरी के युद्ध में हराया। अपनी मृत्यु से पहले आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1530 में हुई थी। अब देखिए इसके युद्ध याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध, पानीपत का इसका युद्ध जो था याद रखिएगा 1526। खानवा का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। और घाघरा का युद्ध याद रखिएगा, इसका जो इसमें दे नहीं रखा है, ये युद्ध था इसका 1529 का। और इसकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु इसकी 1530। ये बाबर के का बस ये याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध इसका कब हुआ? 1526 में। खानवा 1527, चंदेरी 1528, घाघरा 1529 और इसकी मृत्यु 1530 में। इतना सब कुछ आपको बाबर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हुमायूं। हुमायूं का 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। तो शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। तो शेर खान और हुमायूं के बीच में युद्ध कितने हुए? 2 हुए। पहला आप याद रखिएगा चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें शेर खान की विजय हुई, हुमायूं हार गया था। और फिर कन्नौज का युद्ध किस किस में हुआ था? शेर खान और आपका हुआ था याद रखिएगा हुमायूं में, जिसमें क्या हुआ 1540 में ये आपका युद्ध हुआ था। दोनों को याद रखना। इन दोनों ने, इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। फिर ये वापस आया 1555 में। फिर ये वापस कब आया? 1555 में वापस आया और इसने क्या किया? पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। परंतु अगले वर्ष इमारत में दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब इसकी मृत्यु हो गई थी? 1556 में। कब? 1556 में। बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद आता है आपका अकबर। अकबर इसके बाद कौन आता है आपका? अकबर आपका आ गया। नेक्स्ट है अकबर जब शासन पर बैठा तो मात्र जब सम्राट बना था, उसकी उम्र पूछ ली जाती है कभी कभी। तो जब ये सम्राट बना था तब इसकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। तब सिर्फ इसकी उम्र क्या थी? 13 वर्ष थी। और इसने क्या किया? 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। इसने क्या किया था? 1568 में चित्तौड़ पर और 1569 में रणथंभौर पर इसने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। किसने? अकबर ने। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू हुए। कब? 1570 से लेके 1585 के मध्य, याद रखिएगा। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसके साम्राज्य का विस्तार 1585 से लेकर 1605 तक हुआ। जहांगीर, इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आया 1605 से 1627। 1605 से 1627 इसने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। इसने क्या किया? अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। किसने? मेवाड़ के शासक कौन थे? अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। की क्या की? इन्होंने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह कर दिया था। इसके काल में, जहांगीर के काल में। बाद में क्या कहलाया था? शाहजहां ये कहलाया था। कौन? खुर्रम। ये भी पूछ लिया जाता है कि शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम शाहजहां का ही नाम था। तो इसके बाद शाहजहां आ गया। शाहजहां ने क्या किया? 1627 से 1658 तक शासन किया।
अहमदनगर के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा किया गया। 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी कि अहमदनगरों को मुगलों के राज्य में किस वर्ष मिला लिया गया था। तो 1632, 1632 आपको याद रखना है। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने आगरा में कैद कर दिया। शाहजहां आप जानते हो, इसने अपनी बेगम मुमताज की याद में क्या बनवाया था, आगरा में ताजमहल, इसी की देन है। औरंगजेब ने शासन किया 1658 से 1707। इसकी मृत्यु के बारे में औरंगजेब ने याद रखिए सबसे ज्यादा शासन किया था इसने, 49 ईयर्स, 49 वर्ष इसने शासन किया। एक तो बारे में इसके में याद रखिएगा। इसके बाद इसकी मृत्यु पूछ ली जाती है, इसकी मृत्यु कब हुई, तो याद रखिए 1707 में इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु कब हुई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और सबसे ताकतवर ही माना गया। जहांगीर की मां कछुआ की राजकुमारी थी। जो जहांगीर की मां कछुआर की राजकुमारी, वह अंबर, और वर्तमान में क्या कहते हैं, जयपुर कहते हैं, कि राजपूत शासक की पुत्री थी। और शासक जो शाहजहां था, इसकी मां एक राठौर राजकुमारी थी। जहांगीर की मां कछुआ राजकुमारी थी, शाहजहां की मां राठौर राजकुमारी थी। वह और ये राठौर जो थी, ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे, इनको मनसबदार कहलाए। मनसबदार कौन कहलाए, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाए, मनसबदार कहलाए। और मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि जिन्हें कोई सत्रकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मुगलों की आमदनी का जो प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों की जो आमदनी थी, इसका जो प्रमुख जो साधन था, ये क्या था, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। नेक्स्ट है आपका, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जो राजस्व प्राप्त किया जाता था, इसकी जो व्यवस्था थी, इसको जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको, इसको जब्त कहा जाता था। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी कौन, अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। उसके शासनकाल का क्या लिखे, इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। अबुल फजल ने क्या किया, यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक क्या कहलाया, इसका शीर्षक आपका अकबरनामा कहलाया। इसका शीर्षक क्या कहलाया, अकबरनामा। क्या, अकबरनामा। किसने लिखा, अबुल फजल ने। किसने लिखा, अबुल फजल ने ये लिखा था। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी। तीसरी जिल्द क्या है, आईने अकबरी है। एक मिनट बस। आईन अकबरी है, तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे साथियों वीडियो की। अगर वीडियो प्लीज आपको पसंद आ रही हो, सेशन पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को प्लीज 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 लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने हर ग्रुप में आपको शेयर करना है। यहाँ आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जा रही है। एनसीईआरटी की पीडीएफ के लिए आप लोग मैं बता भी चुका हूँ आपको, 9808347403। आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको 150 नंबर की 20 प्रैक्टिस सेट, एसएसटी के 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जब इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बचेगा, और 55+ नंबर की हम लोग यहाँ पर तैयारी करके चलेंगे। देखिए, नेक्स्ट है आपका
मताधंधा, ये क्या है? मतांधता ऐसी व्याख्या या कथन है जिसके अधिकार जो है पूर्ण कहकर या आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मेहरुनिशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां किसकी बीवी थी? जहांगीर की बीवी थी। कौन? नूरजहां। कौन? नूरजहां। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। याद रखिएगा, चांदी के सिक्के किसने जारी किए? तो जहांगीर ने जारी किए थे। किसके सम्मान में? अपनी बेगम नूरजहां के सम्मान में। और इनका विवाह कब हुआ? 1611 में इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह कब हुआ? 1611 में इनका विवाह हुआ था। अकबर ने क्या किया? अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथ के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा फारसी अनुवादों को, जो संस्कृत ग्रंथ थे उनको फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? याद रखिएगा, अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी। याद रखिएगा, अकबर ने की थी। अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आप लोग याद रखिएगा, ये आगरा जिला, आगरा जिला उत्तर प्रदेश में है। आगरा जिला है। और यूपी कहाँ? यूपी के आगरा जिले में है। यहाँ सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा दरवाजा कहाँ है? याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा जो है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसलिए इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है आपका अकबरनामा के अन्य समकालीन शासकों। अकबरनामा के अन्य समकालीन शासकों में इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ। ये क्या? अकबर के समकालीन जो शासक थे इनमें इंग्लैंड की जो शासक थी रानी एलिजाबेथ, और याद रखिएगा 1558 से 1603। और ईरान का सफविद शासक शाह अब्बास, शाह अब्बास ये 1588 से 1629। और रूसी शासक जार इवान चतुर्थ, इसका था बेसियालेविच, और इसका था इस टाइम 1530 से 84, जो ईवान द टेरिबल नाम से कुख्यात है। ये सब इसके क्या थे? इसके समकालीन शासक रहे थे। इसके क्या थे? ये समकालीन शासक इसके ये रहे थे। याद रखिएगा, इतना क्या था ये सब? ये इसके समकालीन शासक रहे थे। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से साथियों हमारे क्लास 7 की हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चैप्टर हम लोग 6 से 10 तक देखेंगे। 6 क्लास की हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7 क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। 2 दिन में 8th क्लास की हिस्ट्री और बाकी के 3 दिन में हमारी ज्योग्राफी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जब हम प्रैक्टिस अच्छे से 3 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो साथियों हमारा टारगेट जो रहेगा ये 55 प्लस रहेगा। अगर आप रिवीजन देखो करने जाओगे तो वीडियो से बार बार आपको रिवीजन करने में टाइम लगेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस नंबर पर मैसेज करके, इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में शामिल हो जाइए। और ग्रुप में शामिल होने के बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जितना भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की सभी पीडीएफ आपको एसएसटी की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सब कुछ पीडीएफ आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा 150 मार्क्स यानी कि पूरे 150 नंबर का जो पेपर आता है इसके 20 प्रैक्टिस सेट, और 150 मार्क्स के जो 60 मार्क्स की जो एसएसटी है इसके 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट, और 60 मार्क्स के भी 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आई होप ये सेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हर एक ग्रुप में, हर एक फ्रेंड के साथ आपको, हर एक साथी के साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ
और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाली जाए इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आपको लेनी है जॉब, तो जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पढ़ते भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ में पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।